कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, पिछली वीडियो हम राजपूत काल के जितने भी वंश थे उनको हम पढ़ चुके थे। आज की इस वीडियो में जो भारत के सीमावर्ती राजवंश है उनको हम पढ़ेंगे। सीमावर्ती राजवंश में जैसे कि सीमावर्तीय राजवंश संपूर्ण भारत में जब राजपूत काल उत्तर भारत में मध्य क्षेत्रों में जब चल रहा था तो उसी टाइम पे सीमावर्तीय राजवंश भी कई थे। उन्हीं सीमावर्ती राजवंशों को हम पढ़ेंगे। इन सीमावर्ती राजवंशों में पाल वंश को हम दोस्तों पढ़ चुके थे। इसके बाद में आज की इस वीडियो हम पढ़ेंगे सेन वंश को। सीमावर्ती राजवंशों से दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और कई बार प्रश्न नहीं भी पूछे जाते हैं। फिर भी इनसे पीसीएस वगैरह में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम पढ़ेंगे। जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेन वंश को। पाल वंश को दोस्तों इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं जब हमने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष को देखा था। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, उसको समझने के लिए सीमावर्ती राजवंश के पाल वंश को मैंने कन्नौज के त्रिपक्षीय राजवंश के साथ में पढ़ाया था। क्यों दोस्तों कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश के बीच हुआ था। इसलिए दोस्तों पाल वंश को उस टाइम पे पढ़ना जरूरी था, तो मैंने उस टाइम पे पढ़ा दिया था और आज हम उसी के आगे की वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने पाल वंश को दोस्तों नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। पाल वंश को देखिए, इसके बाद में सेन वंश को देखिए, आपको यकीनन समझ में आएगा कि बंगाल में आखिर कौन कौन से राजवंश थे। तो सबसे पहले दोस्तों पाल वंश के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पाल वंश के संस्थापक थे दोस्तों गोपाल। 750 ईस्वी में शासक बनते हैं। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल जो 750 ईस्वी में शासक बनते हैं। गौड़ शासक शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल में करीब एक शताब्दी तक एक अराजकता का माहौल रहता है और एक शताब्दी के बाद 8वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल की जनता के द्वारा एक शासक के तौर पर गोपाल को चुना जाता है और गोपाल के द्वारा ही 750 में पाल वंश की स्थापना की जाती है। और पाल वंश का अंतिम जो शासक था उसका नाम था दोस्तों मदन पाल जी। दोस्तों थोड़ा सा इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आप सेन वंश को पाल वंश से जोड़ सके। पाल वंश का अंतिम शासक था दोस्तों मदन पाल और मदन पाल जो कि 1162 तक पाल वंश का शासक रहा और 1162 में सेन वंश के शासक जिनका नाम था विजय सेन के द्वारा बंगाल से मदन पाल को भगा दिया जाता है और फिर बंगाल पे सेन वंश की स्थापना की जाती है। यह रही दोस्तों पाल वंश और सेन वंश से जुड़ी हुई कहानी। बंगाल के सेन वंश और पाल वंश, जैसे ही जिन क्षेत्रों में बंगाल के पाल वंश का अंत होता है उन्हीं क्षेत्रों में सेन वंश का उदय होता है। तो चलिए दोस्तों थोड़ी सी इसकी हम देख लेते हैं लोकेशंस को। बंगाल के इन क्षेत्रों में दोस्तों पाल वंश और पाल वंश के अंत के बाद सेन वंश का उदय हुआ और सेन वंश की लोकेशंस को आप यहां पर भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम सेन वंश को। बंगाल का सेन वंश, बंगाल के सेन वंश में दोस्तों जो मुख्य शासक हैं जैसे कि सामंत सेन को हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये संस्थापक थे। इसके बाद में जो प्रमुख शासक है वह है दोस्तों विजय सेन। कौन है? विजय सेन। इसके बाद में अगले शासक हैं बल्लाल सेन, इसके बाद में लक्ष्मण सेन और फिर कुछ साहित्य के कवि वगैरह हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसकी आज की वीडियो में दोस्तों इन्हीं सभी को हम पढ़ने वाले हैं और जितने भी जो भी प्रश्न बनेंगे उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और पिछले वर्षों में जो किसी भी स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में पूछे गए सभी को हम अच्छे से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल के इन क्षेत्रों में सेन वंश का उदय हुआ और सेन वंश के जो संस्थापक थे वह थे दोस्तों सामंत सेन जो कि 1070 में सेन वंश की स्थापना करते हैं और 1070 से लेके 1095 तक शासन करते हैं। 1070 से लेके 1095 तक शासन करते हैं और इनके द्वारा
जैसे जैसे पाल वंश का पतन हो रहा था, वैसे ही बंगाल के एक क्षेत्र में सेन वंश का उदय हो रहा था। और हालांकि दोस्तों सामंत सेन के द्वारा पूर्णतः सेन वंश को स्वतंत्र नहीं कराया गया था, इनके द्वारा सिर्फ स्थापना की गई थी। कर्नाट में सैन्य गतिविधियों को इन्होंने अपनी शुरू किया था तथा राड में, कहाँ पे दोस्तों, राड में एक छोटे से राज्य की स्थापना की थी इन्होंने। क्या किया था दोस्तों, एक आधार, सेन वंश का एक आधार जो रखा था वह किसने रखा था, तो सामंत सेन ने रखा था। कर्नाट में अपनी सैन्य गतिविधियों को इन्होंने शुरू किया और राड में, बंगाल के राड में एक छोटा सा राज्य इन्होंने स्थापित कर दिया था। आधारभूत एक ढांचा बनाकर इनका अंत हो जाता है। इसके बाद में इनके पुत्र आते हैं जिनका नाम है विजय सेन। क्या नाम है दोस्तों, विजय सेन, जो कि 1095 से लेकर 1198 तक, सॉरी दोस्तों, 1095 से लेकर 1158 तक शासन करते हैं। 1095 से लेकर 1158 तक शासन करते हैं और इनकी जो जानकारी प्राप्त होती है वह प्राप्त होती है जो देवपाड़ा अभिलेख से। सेन वंश का सबसे जो प्रमुख शासक है वह दोस्तों विजय सेन ही है। सेन वंश का वास्तविक संस्थापक विजय सेन ही है। और विजय सेन के द्वारा पाल वंश के अंतिम शासक मदन पाल को 1162 में बंगाल से खदेड़ दिया जाता है और बंगाल वाले क्षेत्रों में जहां पर पाल वंश था वहां पर सेन वंश की स्थापना की जाती है। और नदिया, जिसे लखनौती भी कहते हैं, नदिया लखनौती को राजधानी बनाई जाती है। नदिया या लखनौती को राजधानी बनाया जाता है। विजय सेन 1095 से 1198 तक शासन करते हैं। इसके बाद में इनकी जो जानकारी प्राप्त होती है बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों अभिलेख है, देवपाड़ा अभिलेख। एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि देवपाड़ा जो अभिलेख है किस शासक का है, तो देवपाड़ा जो अभिलेख जो है वह है दोस्तों विजय सेन का। विजय सेन कौन है, तो सेन वंश के एक शासक हैं। देवपाड़ा जो अभिलेख है सर्वप्रथम हिंदी भाषा में लिखा गया अभिलेख है। सर्वप्रथम हिंदी भाषा में लिखा गया अभिलेख कौन सा है, देवपाड़ा अभिलेख। जिसकी रचना किसने की है, जैसा किसे लिखा था, तो एक विद्वान थे जिनका नाम था धोई के द्वारा देवपाड़ा अभिलेख को लिखा जाता है। यह देवपाड़ा अभिलेख किसका है, तो विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख है। विजय सेन की शासन की संपूर्ण जानकारी हमें देवपाड़ा अभिलेख से ही प्राप्त होती है। इसके बाद में विजय सेन के द्वारा कुछ प्रमुख उपाधियां धारण की गई हैं, जिनको याद करना दोस्तों बहुत जरूरी है और बार बार दोस्तों, क्योंकि सेन वंश में सबसे प्रमुख शासक यही हैं और इनको याद रखना बहुत जरूरी है और बार बार इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि इन्होंने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी और अंततः एक महाराजा धीराज की भी उपाधि धारण की थी। और इनकी उपाधियों से ही इतिहासकार अंदाजा लगाते हैं कि सबसे जो प्रमुख शासक रहे थे सेन वंश के वह विजय सेन ही रहे थे। कौन सी दोस्तों, फिर से देखते हैं एक बार, परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसके बाद में दोस्तों यह जो विजय सेन थे शैव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म के। दोस्तों हम शासकों के धर्म क्यों याद करते हैं, क्योंकि जिस वंश का शासक जो सबसे महत्वपूर्ण होता है अक्सर उससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि वह किस धर्म से था, तो इनको याद करना थोड़ा सा दोस्तों जरूरी हो जाता है। और यह प्रश्न पूछी भी जाते हैं कि जो विजय सेन थे वह किस धर्म के अनुयायी थे, तो दोस्तों शैव धर्म के अनुयायी थे। और विजय सेन के द्वारा दोस्तों विजयपुर तथा विक्रमपुर दो नगरों को बसाया जाता है और इनको फिर बाद में अपनी राजधानी के रूप में भी इनको उपयोग किया जाता है। कौन से दोस्तों, विजयपुर एक विक्रमपुर। विजयपुर और विक्रमपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो विजय सेन के द्वारा की गई थी। चलिए दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं। हम सीमावर्ती राजवंशों को हम पढ़ रहे थे। सीमावर्ती राजवंशों में सबसे पहले हमने देख लिया था पाल वंश को पहले ही। आज की इस वीडियो हम पढ़ रहे थे सेन वंश को। सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन। कौन थे दोस्तों, सामंत सेन, जो कि 1070 से 1095 तक शासन करते हैं। 70 से 95 तक शासन करते हैं। यह अपनी सैन्य गतिविधियां कर्नाट में तथा एक राड में छोटा सा राज्य को स्थापित करते हैं और इनका फिर अंत होता है। इनके बाद इनके पुत्र आते हैं जिनका नाम है दोस्तों विजय सेन। विजय सेन 1095 से लेकर 1158 तक शासन करते हैं। नदिया या लखनौती को राजधानी बनाते हैं। इनकी संपूर्ण जानकारी या फिर कहें हम कि सेन वंश की संपूर्ण जानकारी जो प्राप्त होती है हमें देवपाड़ा अभिलेख से प्राप्त होती है, जो कि धोई द्वारा लिखा गया है। सर्वप्रथम यह हिंदी भाषा में लिखा गया अभिलेख था। इनकी उपाधियां परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है और यह शैव धर्म के
अनुयायी थे। बहुत ज्यादा याद नहीं करना है दोस्तों, थोड़ा बहुत है, अगर आप 4-5 पढ़ेंगे, 4-5 बार पढ़ेंगे तो यकीनन याद हो जाएगा आपको। फिर जब भी प्रश्न बनेगा इससे तो आराम से आप याद रख पाएंगे। इसीलिए मैं दोस्तों पाल वंश को पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैंने फिर भी आपको थोड़ा सा बताया इसलिए है जोड़ के, ताकि आप पाल वंश और सेल वंश को जोड़ सके। और आपने पाल वंश को नहीं देखा है तो यकीनन दोस्तों आप पाल वंश को देखिए, ताकि बंगाल के आप संपूर्ण इतिहास को समझ सकें। अगले जो हमारे शासक हैं है दोस्तों बल्लाल सेन। कौन है दोस्तों? बल्लाल सेन, जो कि एक सेन वंश के शासक थे। 1157 से लेकर 1178 तक शासन करते हैं। 1158 तक यह रहते हैं, तो दोस्तों 1158 ही लिख लेते हैं। 1158 से लेकर 1178 तक शासन करते हैं। कौन? बल्लाल सेन। और इसने बंगाल में, इसने इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखेंगे, इसने बंगाल में जाति प्रथा या कुलीन प्रथा की शुरुआत की थी। किसने की थी? बंगाल में जाति प्रथा या कुलीन प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो बल्लाल सेन ने की थी। इसीलिए एक इसने धार्मिक आंदोलन भी चलाया था जिसका नाम है कुलीनवाद। कौन सा दोस्तों? कुलीनवाद, एक सामाजिक आंदोलन भी इसने चलाया था। बल्लाल सेन के द्वारा बंगाल में जाति प्रथा, कुलीन प्रथा की शुरुआत की जाती है और कुलीनवाद के नाम से एक सामाजिक आंदोलन भी इसके द्वारा चलाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है। और पूछा जाता है कि कुलीनवाद बंगाल में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? बल्लाल सेन के द्वारा शुरू किया गया था। और बल्लाल सेन जो दोस्तों था वह एक योद्धा होने के साथ ही साथ साहित्य प्रेमी था, साहित्य प्रेमी भी था और विद्वान भी था। और इसके द्वारा दोस्तों 2 ग्रंथ लिखे गए हैं। कौन से दोस्तों? इसके द्वारा, बल्लाल सेन के द्वारा, क्योंकि दोस्तों विजय सेन में कोई भी हमने ग्रंथ को नहीं पढ़ा है, हमने केवल विजय सेन का एक अभिलेख देखा है, देवपाड़ा अभिलेख, जो कि दोही के द्वारा लिखा गया था। लेकिन जो दोस्तों बल्लाल सेन है वह साहित्य प्रेमी थे और विद्वान भी थे। इनके द्वारा 2 ग्रंथ दोस्तों लिखे गए हैं। कितने ग्रंथ दोस्तों? बल्लाल सेन के द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए हैं। एक का नाम है दोस्तों दान सागर और एक का नाम है अंधभूत सागर। दान सागर और अंधभूत सागर। दान सागर की रचना बल्लाल सेन ने पूर्ण खुद ही की थी। दान सेन की रचना बल्लाल सेन ने पूर्ण खुद ही की थी। लेकिन जो दोस्तों अंधभूत सागर है, अंधभूत सागर की रचना तो दोस्तों बल्लाल सेन ने की थी, लेकिन इसे पूर्ण जो किया था वह किया था दोस्तों लक्ष्मण सेन ने। किन्होंने दोस्तों? लक्ष्मण सेन ने अंधभूत सागर की रचना को पूर्ण किया था। तो बल्लाल सेन के द्वारा 2 रचनाएं की जाती हैं, 2 ग्रंथ लिखे जाते हैं। एक तो दोस्तों आ जाता है दान सागर, जिसे स्वयं उन्होंने ही लिखा था। लेकिन जो दोस्तों अंधभूत सागर है उसकी रचना तो उन्होंने की थी, लेकिन जो पूर्ण कराने का श्रेय दिया जाता है वह दिया जाता है दोस्तों किसे? लक्ष्मण सेन, जो कि इनके पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, बल्लाल सेन के बारे में 2 ही 3 पॉइंट है। बंगाल में जाति प्रथा या कुलीन प्रथा की शुरुआत की थी, कुलीनवाद से एक सामाजिक आंदोलन चलाया था, दान सागर और अंधभूत सागर की इन्होंने रचना की थी। इसके बाद में इनकी 2 उपाधियां और है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। हमने उपाधियों को केवल दोस्तों हमने विजय सेन की देखा है, जो कि परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजा धीराज 3 है। विजय सेन की दोस्तों कौन कौन सी? परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजा धीराज 3 उपाधियां हैं। अब दोस्तों 2 उपाधियां हैं किसकी? बल्लाल सेन की। बल्लाल सेन की 2 उपाधियां हैं। एक का नाम है दोस्तों गौड़ेश्वर, एक है निःशंक शंकर। क्या दोस्तों? एक है गौड़ेश्वर, एक है निःशंक शंकर। 2 उपाधियां बल्लाल सेन ने धारण की थी। गौड़ेश्वर और निःशंक शंकर की उपाधियां धारण की थी। इसके बाद में दोस्तों इनके पुत्र आते हैं जिनका नाम है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन जो कि ये सेन वंश के अंतिम शासक थे। 1178 से लेके 1205 तक, 1178 से लेके 1205 तक यह शासन करते हैं। कब तक दोस्तों? 1178 से लेके 1205 तक शासन करते हैं। और राजधानी जो वही रहती है, लक्ष्मणवती कहें दोस्तों या लखनौती कहें या फिर कहें हम नदिया, एक ही नाम है, बस आपको नाम में कंफ्यूजन देखने को मिल सकती है। लक्ष्मणवती, लखनौती या फिर नदिया बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित है और एक ही क्षेत्र है। लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन जो कि 1178 से लेकर 1205 तक शासन करते हैं। और इसके समकालीन एक शासक था गहड़वाल शासक। गहड़वाल वंश को हमने पढ़ा था। गहड़वाल वंश को कहां पर पढ़ा था दोस्तों? याद करिए। यकीनन आपने अगर राजपूत काल को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि गहड़वाल वंश उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में अवस्थित था। तो हमने पढ़ा था कन्नौज का गहड़वाल वंश, कन्नौज का
गहड़वाल वंश। कन्नौज के गहड़वाल वंश से एक शासक थे जिनका नाम था जयचंद्र। कौन दोस्तों? जयचंद। और जयचंद्र को किसने दोस्तों? लक्ष्मण सेन ने हराया था। यह दोस्तों वही जयचंद्र हैं जिन्हें 1194 में, जो दोस्तों 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच एक चंदावर का युद्ध होता है, और जिसमें 1194 में मोहम्मद गौरी जयचंद्र को पराजित करते हैं। यह वही जयचंद्र है। और जयचंद्र को किसने हराया था दोस्तों? लक्ष्मण सेन ने भी दोस्तों जयचंद्र को पराजित किया था। इसके बाद में दोस्तों इनके दरबार में थे कई कवि। इनके दरबार में कई कवि थे और उनके द्वारा कई पुस्तकें भी लिखी गई हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा सामंत सेन को। इनके बारे में हमने कोई पुस्तक नहीं देखी, कोई विद्वान को हमने नहीं देखा। इनके बारे में सिर्फ हमने देखा कि करौट में इन्होंने संस्थापक हैं, सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। करौट में सैन्य गतिविधियां, राढ़ में छोटा सा राज्य स्थापित कर दिया। विजय सेन आते हैं, मदन पाल को पराजित करते हैं 1162 में। इसके बाद में दोस्तों विजय सेन के द्वारा एक संपूर्ण बंगाल में सेन वंश की स्थापना की जाती है। प्रमुख है देवपाड़ा अभिलेख, जो दोही के द्वारा लिखा जाता है। इनकी हमने 3 उपाधियों देखा, परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजा धीराज और सैफ धरंगे हैं अनुयायी थे। विजयपुर और विक्रमपुर 2 नगरों की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। फिर इसके बाद में आते हैं बल्लाल सेन। इनके द्वारा बंगाल में जातिवाद या फिर दोस्तों कुलीनवाद प्रथा शुरू की जाती है, और कुलीनवाद एक दोस्तों सामाजिक आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। इन्होंने ग्रंथ लिखे, एक दान सागर, एक अंधबुद्ध सागर को पूर्ण कराने का जो श्रेय दिया जाता है वह दिया जाता है लक्ष्मण सेन को। इन्होंने 2 उपाधियां धारण की थी, एक गौड़ेश्वर की, एक निशंक व शंकर की। इसके बाद में हमने देखा लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन के समकालीन एक शासक थे गहड़वाल शासक जिनका नाम था जयचंद्र, और जयचंद्र को लक्ष्मण सेन ने ही पराजित किया जाता है। और लक्ष्मण सेन जो थे यह अंतिम शासक थे। कौन दोस्तों? सेन वंश के अंतिम शासक थे। इनके दरबार में दोस्तों थे कवि। इनके दरबार में कौन थे दोस्तों? इनके दरबार में प्रमुख कवि थे। लक्ष्मण सेन के दरबार में ही दोस्तों प्रमुख कवि थे, और किसी सेन वंश के शासक के दरबार में प्रमुख कवि नहीं थे। जो हमने बल्लाल सेन देखा, बल्लाल सेन दोस्तों खुद में विद्वान थे जिन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की है, दान सागर और अंधबुद्ध सागर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं प्रमुख कवि जो थे। एक थे दोस्तों जयदेव। कौन दोस्तों? जयदेव। गीत गोविंद के लेखक। गीत गोविंद एक बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण पुस्तक है। यकीनन आपने अगर प्राचीन भारत की पुस्तकों को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको गीत गोविंद भी पढ़ने को मिली होगी। गीत गोविंद की रचना किसने की है? तो गीत गोविंद की दोस्तों जो रचना की है वह जयदेव ने की है। और जयदेव किसके दरबार में थे? तो दोस्तों लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। किसके दरबार में? लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। गीत गोविंद की रचना किसने की? जयदेव ने। इसके बाद में एक आ जाता है ब्राह्मण सर्वस्व की जो रचना की है वह की है दोस्तों हालायुद्ध ने। हालायुद्ध भी दोस्तों एक प्रमुख कवि है, एक विद्वान है। कौन है दोस्तों? प्रमुख कवि या प्रमुख विद्वान है हालायुद्ध। और हालायुद्ध के द्वारा एक प्रमुख रचना लिखी जाती है, एक ग्रंथ लिखा जाता है जिसका नाम है दोस्तों क्या है? ब्राह्मण सर्वस्व। और लक्ष्मण सेन के दरबार में जो हालायुद्ध थे एक प्रधान न्यायाधीश और एक सीएम भी थे। क्या दोस्तों? प्रधान न्यायाधीश और सीएम के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो हालायुद्ध को ही नियुक्त किया गया लक्ष्मण सेन के शासनकाल में। इसके बाद में एक और दोस्तों है पवन दूत के लेखक धोई। कौन दोस्तों? पवन दूत के लेखक धोई। यह दोस्तों वही धोई है जिनके द्वारा देवपाड़ा अभिलेख को लिखा जाता है। किनको दोस्तों? देवपाड़ा अभिलेख को लिखा जाता है धोई के द्वारा। और धोई के द्वारा ही दोस्तों पवन दूत की रचना की जाती है। किसके द्वारा? पवन दूत की रचना धोई के द्वारा की जाती है। तो लक्ष्मण सेन के दरबार में 3 विद्वान थे, 3 कवि थे। एक दोस्तों जयदेव, गीत गोविंद के लेखक हालायुद्ध, ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक धोई, पवन दूत के लेखक। ठीक है दोस्तों। अंततः अंतिम स्वरूप 1202 में। कब दोस्तों? 1202 में बख्तियार खिलजी। कौन दोस्तों? बख्तियार खिलजी के द्वारा कैपिटल पर, राजधानी कौन सी थी? राजधानी लखनौती पर 1202 में बख्तियार खिलजी के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। और इसी स्वरूप बंगाल से दोस्तों पाल सेन वंश का अंत हो जाता है। और दोस्तों कौन से? गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। मोहम्मद गौरी की सेनापति के नाम था दोस्तों बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी के द्वारा ही दोस्तों बंगाल से सेन वंश का अंत किया जाता है। यह रही दोस्तों हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने दोस्तों
सीमावर्तीय राजवंशों को हम पढ़ रहे थे। सीमावर्तीय राजवंशों हमने पाल वंश को पढ़ लिया था और सेन वंश को आज की वीडियो में हमने पढ़ा। पाल वंश से सेन वंश का संबंध थोड़ा सा स्थापित किया हमने ताकि हम दोनों चीजों को जोड़ सके। सेन वंश को हमने पढ़ा बंगाल में, इसकी थोड़ी सी लोकेशंस को देखा, सामंत सेन को देखा, विजय सेन के बारे में पढ़ा, बल्लाल सेन के बारे में पढ़ा, इसके बाद में लक्ष्मण सेन के बारे में पढ़ा। 4 ही शासक हैं सेन वंश में जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें याद रखने होते हैं दोस्तों, और इनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछा जाता है वह देवपड़ा अभिलेख किस शासक का है, तो किसका है दोस्तों, विजय सेन का। और प्रमुख जो कवि हैं और जितने भी जो पॉइंट लिखे हैं अक्सर दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरा उद्देश्य दोस्तों अक्सर यही रहता है कि मैं आपको जितना भी पढ़ाऊं उतना मैं आपको याद करा सकूं या आप उतना याद कर सके। पढ़ाने को मैं दोस्तों कोई भी अगर राजवंश 50 वर्ष भी रहा है उसका इतिहास बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन हमें पढ़ना है अपनी एग्जाम के हिसाब से। एग्जाम में जितना पूछा जाता है हम उतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि केवल हिस्ट्री अकेले से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। हिस्ट्री भी है, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी है, साइंस और एनवायरनमेंट वगैरह सभी को हमने पढ़ना है। और अगर हम एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहेंगे तो दोस्तों हमारा सिलेबस कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो जितना हम पढ़ेंगे उतना हम याद करते चलेंगे। और मैं अपने तरफ से दोस्तों पूरी कोशिश करता हूं बार बार बता के चीजों को जितने भी डिफिकल्ट हैं उन्हें इजी भाषा में लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप रटने से ज्यादा चीजों को समझें और याद कर सके। क्योंकि दोस्तों पढ़ने को तो हम बहुत सी बुकें पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन हमें याद अभी तक नहीं हुआ है। और एग्जाम में ऑप्शंस का मतलब यह नहीं है कि हम एक बार पढ़ लें और ऑप्शन देख के आंसर लगा देते हैं। अब दोस्तों एग्जामिनर भी ऐसे ऑप्शंस को देखता है कि हमें देख के लगता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। इसलिए दोस्तों चीजों को याद करिए, बार बार पढ़िए, कंफ्यूजन को दूर करिए और फिर अब प्रश्नों को बनाइए। यकीनन आपकी कंफ्यूजन नहीं रहेगी तो आराम से आप बगैर ऑप्शंस को देखे भी अपने आंसर्स को आप लिख पाएंगे। और यह दोस्तों जो आदत आपकी अभी से बनी रहेगी वो मेंस में भी आगे आपको मदद करेगी। क्यों, मेंस में तो ऑप्शन मिलेंगे नहीं, मेंस को तो आपको अपने खुद से ही लिखना पड़ेगा। इसलिए हिस्ट्री को आप प्री लेवल्स नहीं मेंस के साथ भी पढ़िए, क्योंकि अगर मेंस में पूछता है कि बंगाल के सेन वंश के बारे में विस्तृत से वर्णन कीजिए, तो बंगाल के सेन वंश को जब आप अच्छे से याद करेंगे तो सेन वंश के बारे में आप दोस्तों बहुत कुछ लिख सकते हैं। ये तो मुख्य फैक्ट पॉइंट हैं और इन्हीं से आप दोस्तों बना के बहुत अच्छा लिख सकते हैं, जिससे आप मेंस में बहुत अच्छे नंबरों को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं कि आगे वाली वीडियो में हम किनको पढ़ेंगे। तो आने वाली वीडियो में दोस्तों हम पाल वंश, सेन वंश को बंगाल में पढ़ चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों कश्मीर का एक दोस्तों राजवंश है। कश्मीर के राजवंश में जैसे कि हम पढ़ते हैं करकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। इनको मैंने सुना होगा, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा कि कश्मीर के राजवंश में 3 ही वंश रहे हैं 800 से लेकर 1200 के बीच, जिनको दोस्तों हम पढ़ लेंगे तो ऐसे जो कश्मीर से, जैसे कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, ऐसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको हम आसानी से बना पाएंगे। और दोस्तों एक काबुल घाटी में एक हिंदू शाही वंश था, जो उत्तर पश्चिमी भारत का एकमात्र हिंदू शाही जो वंश था वह दोस्तों यही था। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे और इसी के साथ दोस्तों हमारा जो प्राचीन भारत है वह समाप्त हो जाएगा। आने वाली वीडियो में तो एक में हम दोस्तों प्राचीन भारत के संपूर्ण साहित्य को देखेंगे कि कौन कौन की जो पुस्तकें हैं इंपॉर्टेंट है और किनके द्वारा लिखी गई हैं। और फिर आने वाली वीडियो में 2 वीडियो में, एक में दोस्तों साहित्य देखेंगे पूरा हम प्राचीन भारत का, और एक वीडियो में दोस्तों हम प्राचीन भारत की पूरी स्थापत्य कला को देखें, क्योंकि दोस्तों यह मेंस के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।